बच्चों, आप बहुत ज्यादा मोबाइल पे तो स्क्रॉल करते हैं, सब कुछ नया नया चीज आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखते हैं, लेकिन अगर आपको देखना है मोबाइल तो अच्छे कंटेंट को देखिए। तो आज मैं आपको एक अच्छा कंटेंट देने जा रहा हूं और वह है हमारा भारत के संविधान के निर्माण। यानी कि संविधान जो है हमारा, कि संविधान मतलब क्या होता है कि किसी देश को चलाने का एक विधि, कानून, नियम, डिसिप्लिन, ताकि वह देश सुचारू रूप से अच्छी तरह से चल सके। तो ये जो भारत इतना बड़ा देश है, इसको चलाने के लिए एक सशक्त, सुनियोजित तरीके से एक ढंग का कानून व्यवस्था चाहिए था, जिसके लिए संविधान निर्माण की प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई। तो भारत में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक औपनिवेशिक देश रहा। औपनिवेशिक मतलब गुलाम देश, यानी भारत पे अंग्रेजों ने शासन किया लगभग 1757 से 1947 तक, यानी कि पूरे 190 साल तक। तो इन दौरान उन्होंने भारत को सुचारू रूप से चलाने के लिए बीच बीच में कानून बनाए, ठीक है। और हमारा जो संविधान है, इन सारी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके बनाया गया। जैसे अंग्रेजों ने भारत में जो है सबसे पहले 1773 का एक्ट लाया था, एक्ट लाया। फिर 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, ठीक है। इसके बाद 1813 का आया है, 1833 में आया कानून, समय समय पे 1853 में आया, 1858 में आया। इन सभी जगह पे कुछ परिवर्तन किया गया। भारत की जब जब जो जो समस्याएं आई, उससे रिलेटेड कानून बनाया गया और उसको चिन्हित किया गया। जैसे कि भारत में पहले जो अंग्रेज आए, यानी कि शुरू से जो अंग्रेज थे यहाँ पर बंगाल में शासन किए, और पहले के यहाँ के बंगाल के इसको बोलते थे बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर। ये 1833 ईस्वी में, यानी कि यहाँ ये चेंज हो जाता है और भारत का गवर्नर जनरल कहलाता है। ये बंगाल का गवर्नर जनरल पहले कहलाता था और अब कहलाने लगा 1833 के बाद भारत का गवर्नर जनरल। यानी कि भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है उसका नाम है विलियम बेंटिक, जो कि 1853 में 1833 ईस्वी में बनते हैं। इन्हीं के समय में भारत में सती प्रथा कानून बनाया गया है 1829 का, जिसमें राजा राममोहन राय जो है सहयोग किए हैं भारत की ओर से। तो समय से फिर देखिए यहाँ पर 1858 में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि 1857 का विद्रोह होता है और 1858 में फिर कानून बनता है। यानी कि पहले जो कंपनी का शासन था देश पे, भारत देश पे एक कंपनी का शासन था, वह अब कंपनी से चेंज हो जाता है और वो सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत यानी ब्रिटिश साम्राज्य की ओर चला जाता है और यहाँ पर ब्रिटिश शासन करने लगते हैं। यानी कि एक देश शासन करने लगता है। पहले कंपनी शासन करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और अब ब्रिटेन देश शासन करने लगता है। तो यहाँ पर अब जो है नाम चेंज हो जाता है वायसराय। और 1857 का जो विद्रोह होता है उस समय भारत का जो वायसराय है उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में जो है 1857 का विद्रोह होता है। कई प्रतियोगी परीक्षा में, कंपटीशन में जब आप नौकरी के लिए जाएंगे तो ये सवाल पूछा जाता है। उसी तरह कई सवाल पूछा जाता है कि 1833 में पहले जो है भारत के गवर्नर कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे, विलियम बेंटिक, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि 1858 के बाद धीरे धीरे 1892 और इस तरह का एक्ट चेंज होते जाता है और बहुत बड़ा परिवर्तन आता है एक बार 1909 में। 1909 में जो कानून चेंज होता है उसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। अब इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार क्यों रखा गया? क्योंकि इस समय में आपको मैं बता दूं कि पहले देश में कांग्रेस था, एक पार्टी थी
कांग्रेस पार्टी। लेकिन जब कांग्रेस अंग्रेजों का विरोध करने लगती है तो धीरे धीरे 1906 ईस्वी में कांग्रेस के प्रतिद्वंदी के रूप में अंग्रेज एक मुस्लिम लीग का स्थापना करते हैं, मुस्लिम पार्टी का स्थापना करते हैं, इसका ढाका में स्थापना होता है। ढाका एक जगह है जो बांग्लादेश की राजधानी है अभी, ठीक है। डॉक्टर सलीमुल्लाह आगा खां के नेतृत्व में ये पार्टी बनती है। तो ये मुसलमानों के बारे में हमेशा बात करती है, मुस्लिम के बारे में। तो मुस्लिम लीग मुसलमान के बारे में बात करती है। तो एक तरह से समझिए कि भारत में दो अलग अलग चीजें चल रही थी, यानी कि कांग्रेस को बोला जा अंग्रेजों के द्वारा बोला गया कि कांग्रेस जो है वह हिंदुओं की हिमाकत करती है, यानी कि हिंदुओं की बात करती है और मुसलमानों को इग्नोर करती है। इसीलिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और वहीं से फूट डालो और शासन करो की नीति स्टार्ट होती है। तो इसीलिए 1909 ईस्वी में एक आयोग आता है मार्ले के द्वारा, और मिंटो जो है यहाँ पर के अधिकारी रहते हैं। तो मार्ले मिंटो सुधार किया है, रिफॉर्म बोला गया। तो इसमें क्या गया कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, पृथक मतलब अलग निर्वाचन होगा। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई 1909 ईस्वी में। इसको मार्ले मिंटो सुधार करते हैं। तो इसी के तहत अभी हाल में भी हमारा संविधान में कुछ हिस्सा इसका लिया गया है, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसको आप याद करेंगे 1909 को। उसके आगे 1919 में फिर एक्ट आता है। जब आपका 1919 फेमस है रॉबर्ट एक्ट के लिए, काला कानून के लिए, ठीक है। और इसी समय में देश में लॉर्ड जेम्स फोर्ड रहते हैं। लॉर्ड जेम्स फोर्ड, अधिकारी का नाम है लॉर्ड जेम्स फोर्ड, अधिकारी का नाम है लॉर्ड जेम्स फोर्ड। तो लेकिन अंग्रेज जो वहां से आते हैं, यानी कि इंग्लैंड से आते हैं सुधार करने के लिए, उनका नाम लगता था मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, इसका नाम है मॉन्टेस्क्यू जेम्स फोर्ड। तो मॉन्टेस्क्यू जेम्स फोर्ड ये कहलाता है। अब देखिए भारत जो है, भारत के संविधान में ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान में भारत को एक देश के रूप में नहीं बोला गया है। ये बहुत विवादित बात है। भारत एक देश नहीं है, भारत जो है कई राज्यों का एक संघ है। मान लीजिए यहां पर ये भारत है, ठीक है। तो भारत कई राज्यों से मिला हुआ है, भारत कई राज्यों का संघ है, यानी कि इन सारे लोग जुड़ के एक भारत का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि भारत राज्यों का संघ। संविधान में जो शब्द लिखा गया है भारत के बारे में, वह लिखा गया भारत राज्यों का संघ है, जिसमें आपका झारखंड, तमिलनाडु, बंगाल ये सभी आ रहे हैं, ठीक है। तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में ये बातें आई कि प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया, यानी कि राज्यों को भी कुछ अधिकार दिए गए। द्वैध शासन की कल्पना आई। द्वैध शासन मतलब क्या होता है, जैसे अभी है कि केंद्र में मोदी सरकार है और राज्य में हेमंत सोरेन सरकार है, तो ये लोग दोनों कोऑर्डिनेट करके चलाएंगे। यानी कि देश में तो है झारखंड, लेकिन झारखंड का अपना भी अस्तित्व है, यानी कि कुछ नियम है, जैसे मैया योजना सम्मान चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, या राज्य में स्कूल के बच्चों को क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये राज्य डिसाइड करता है, ठीक है। तो इस तरह द्वैध शासन की कल्पना आई। द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन, यानी कि प्रांतों को, यानी कि राज्यों को अधिकार दिया गया, ठीक है। उसी तरह आगे अगर चलते हैं तो 1935 में एक एक्ट आया। एक्ट लिखते जाइएगा, मेन बात। 1935 का एक्ट आया। 1935 में संघीय सरकार की बात आई। संघीय सरकार क्या हुआ? संघीय क्या हुआ? यानी कि ये जो अभी हम शब्द इस्तेमाल किए थे कि राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, ये मैंने बोला। राज्यों का संघ मतलब राज्य कई, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सभी मिलके क्या बन रहे हैं? एक संघ बन रहे हैं। तो संघों का
सरकार है, तो इसका 1935 में। अब एक बहुत बड़ी आश्चर्य बात आती है, यहीं के बाद 1937 में एक चुनाव होता है, ठीक है, एक उसमें कांग्रेस की जीत होती है, मुस्लिम लीग की हार होती है। तो इसी तरह धीरे 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 मुस्लिम लीग को हमेशा जब भी चुनाव हुआ उसमें उनको हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण मुस्लिम लीग ने लास्ट में ये घोषणा किया कि हमें एक नहीं दो देश चाहिए, अपने लिए पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि उनको लगा कि जब भी चुनाव होता है हम हार जाते हैं, तो अगर इस देश में रहेंगे तो हमारे मुसलमानों को जो है अधिकार नहीं मिल पाएगा। और उसने पाकिस्तान की मांग की और भारत के को दो हिस्सों में तोड़ दिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि 1900 यानी कि जब भी अगर अब ध्यान दीजिए, ये मोटा मोटी भारत का मानवीय नक्शा है। तो भारत को बांट दिया गया ये क्षेत्र के आधार पे। जब अंग्रेज यहां से जा रहे थे तो अंग्रेजों ने माउंटबेटन योजना के तहत ये भारत को प्रस्ताव दिया कि जो भारत में पहले क्या थे 562 छोटे छोटे राजा थे, इस तरह करके 562 को देसी रियासत था, यानी कि राजाओं का शासन था। तो बोला कि या तो आप भारत में मिलिए रहिए या पाकिस्तान में मिलिए। ठीक है, तो सभ्यता, संस्कृति, बोलचाल, खान पान, धर्म के आधार पे इसका बंटवारा हुआ। और इस तरह हम पाते हैं कि पाकिस्तान का ये जो है ऐसा ये पाकिस्तान का निर्माण होता है 1947 में। ठीक है, और चूंकि इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा रहती है, तो यहाँ पर एक बाद में ये भी पाकिस्तान कहलाता है। अब ध्यान से सुनिए, अभी आप बोलिए कि ये पाकिस्तान कैसे हो गया, हाँ ये तो बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश जो है 1971 के युद्ध के बाद 72 में इसका निर्माण होता है 3 जुलाई को। ठीक है, तो ये पाकिस्तान कहलाता था। ये भारत का पूरब में है तो पूर्वी पाकिस्तान, और ये पश्चिम में है तो ये पश्चिम पाकिस्तान, ऐसा कहलाता था। ठीक है, अब भारत में कुल 562 देसी रियासत थे, जिसमें से 3 ने विद्रोह कर दिया था। ये हैदराबाद के जो नवाब थे उन्होंने कर दिया था। यहाँ पर जूनागढ़, यहाँ के राजा ने विद्रोह कर दिया था। और ये जो एरिया है कश्मीर, यहाँ का आप जानते हैं कि पहला जो हमारे गृह मंत्री थे अंतरिम सरकार में, उन्होंने क्या किया, इसको पुलिसिया कार्रवाई के द्वारा मिला लिया, इसको जनमत संग्रह के द्वारा मिला लिया गया। जनमत संग्रह करके, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के इलाका में हिंदू थे और इस पे जब युद्ध की स्थिति आ गई, ये अटैक कर दिया, तो इसका आधा हिस्सा जो हो गया ये POK कहलाया, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, ये POK कहलाया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। यानी कि जब भारत ने अटैक किया और यहाँ पर अंग्रेजों का हस्तक्षेप हुआ, तो उन्होंने कहा कि जो जहां पर है वो यहीं रहेगा। तो यहाँ के इस पट्टी को POK नाम दिया गया और इस पट्टी को भारत का हिस्सा माना गया। यहाँ के राजा जो थे राजा हरि सिंह हुआ करते थे उस समय में। ठीक है, तो इस तरह आपको भारत का ये अब पिछले क्लास में भी इसको हम बताए हैं, और फिर अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो फिर हम आगे बताएंगे। लेकिन चर्चा अभी हमारा संविधान निर्माण पे चल रहा है, इसलिए हम संविधान निर्माण पे आते हैं और बताते हैं कि इस संविधान निर्माण में 6 आदमी का नाम आपको याद रखना है। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो अचानक भारत को एक कानून की जरूरत पड़ी। तो इसके लिए भारत में 6 आदमी बहुत महत्वपूर्ण है। 6 आदमी का नाम याद रखिएगा। कौन कौन है? JL नेहरू,
जवाहरलाल नेहरू। दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये तीनों मेन जो थे संविधान सभा के कमेटी मेंबर थे। संविधान सभा यानी कि कमेटी, संविधान सभा, संविधान कैसा बनेगा इस पे चर्चा करने के लिए संविधान सभा के मेन आदमी थे। अब बोलिएगा कि अंबेडकर का नाम क्यों नहीं आया सर अभी तक, हम लोग तो अंबेडकर जानते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत का संविधान यानी कि कानून कैसा हो इसके लिए उद्देश्य बताया। उद्देश्य मतलब लक्ष्य बताया कि क्या होना चाहिए, दर्शन। तो भारत का उद्देश्य में प्रस्तावना है एक वर्ड, भारत के संविधान की आत्मा, भारत की संविधान की आत्मा भारत का प्रस्तावना है। भारत के प्रस्तावना को क्या कहते हैं, प्रस्तावना को क्या कहते हैं, आत्मा। किसने कहा, नेहरू ने। भारत के प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा, नेहरू ने। ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग प्रस्तावना अभी मॉर्निंग में असेंबली में हम लोग करते हैं तो हम बोलते क्या हैं, सबसे पहले बोलते हैं हम भारत के लोग, यानी कि ये जो संविधान है वो समुच्चय भारत के लोगों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, यानी कि हर तरह से ठोस बनाएंगे, यानी कि कोई भी चीज के लिए दूसरे पे आश्रित नहीं रहेंगे। समाजवाद यानी कि यहाँ पर कोई अमीर गरीब नहीं रहेगा, सब बराबर रहेगा। लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतंत्र यानी कि हम में से ही कोई चुना हुआ रहेगा। ठीक है, अब देखिए चेंजिंग हुआ है, पहले धर्म निरपेक्ष था, अब पंथ निरपेक्ष आ गया है। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि हिंदू धर्म के लोग में भी जो कोई कृष्ण की पूजा करते हैं, कोई राम की पूजा करते हैं, कोई शिव का उपासक है, कोई देवी शक्ति दुर्गा का उपासक है, तो अलग अलग लोग अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। तो पंथ निरपेक्ष है, धर्म के अंदर का चीज होता है पंथ, यानी कि आप उसको भी सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। अगर कोई विष्णु की पूजा कर रहा है तो भी आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए, सम्मान दीजिए। अगर इसी तरह अगर इस मुसलमान धर्म में जाएंगे तो शिया और सुन्नी है, कोई कादरी है, कोई नक्शबंदी है, कोई सुहरावर्दी है। तो इस तरह करके अलग अलग लोगों का अगर कोई भी विचार है, कोई भी चीज मानना चाह रहे हैं तो आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए। तो पंथ निरपेक्ष, व्यक्ति की गरिमा है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता है, ठीक है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता है, न्याय है, आर्थिक राजनीतिक न्याय है, यानी सब तरह से ठोस, यानी कि दिमाग में बैठाना है कि सभी का सम्मान करना है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव था। अब परीक्षा में पूछा जाता है, हम जब जेपीसी की तैयारी करते थे तो उस समय में सवाल पूछा गया था कि भारत का तिरंगा को किसने प्रस्तुत किया, कि ये तिरंगा कैसा होगा। जो अभी भारत का झंडा है तो इसको भी जवाहरलाल नेहरू ने किया है कि केसरिया होगा, बीच में सफेद होगा, हरा होगा, बीच में चक्र होंगे, 3:2 होगा। ये सभी चीजें जो थी ये हमारे संविधान सभा के लोग कर रहे थे। लेकिन इनके अलावा 3 महत्वपूर्ण आदमी थे। 3 महत्वपूर्ण आदमी कौन कौन थे, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। के.एम. मुंशी थे, के.एम. मुंशी, ठीक है। और कृष्णा स्वामी अय्यर। 3 पहले हमने बताया, 3 आदमी का नाम पहले बताया। जवाहरलाल नेहरू का काम था उद्देश्य प्रस्ताव। सरदार वल्लभ भाई पटेल का था कि अंदरूनी सभी राज्यों को मजबूती से भारत को एक संघ के रूप में प्रस्तुत करना। और राजेंद्र प्रसाद का था कि ये जो लिखा हुआ जा रहा है उस पर सभी नेताओं की सहमति लेना। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे ब्रिटिश का, ध्यान दीजिएगा, आज की दौर और पुराने समय के लोगों
कि सोच बहुत अंतर थी बेटा। अंतर क्या था कि उस समय में अगर दुश्मन भी नॉलेज वाला है, अच्छा है, हमको पता है कि वो देश के हित के लिए है, तो उसको रिस्पेक्ट देता था। गांधी जी से अंबेडकर की वैचारिक दुश्मनी थी, लेकिन जब देश की बात आई, जब देश की बात आई, संविधान की बात आई, तो गांधी ने अंबेडकर को चुना। ये थी महानता उस जमाने के लोगों की। आज अगर दुश्मनी हो जाए तो उसको कोई नहीं पूछेगा, लेकिन उस जमाने में देखिए, ब्रिटिश जब शासन कर रहे थे उस समय अंबेडकर का अलग खेमा था। वो दलित दलित के लिए आवाज उठाते थे और पूरे भारत के लिए गांधी की आवाज थी। लेकिन गांधी ने जब देश की बात आई चुनने का, संविधान निर्माण का, तो अंबेडकर को चुना। के.एम. मुंशी प्लानिंग करते थे, योजना बनाते थे। अय्यर भी उसी तरह, जो क्रिटिकल चीजें होती थी, पेचीदा चीज, उसको ठीक करने में अय्यर का था। इसके साथ दो लोग थे, एक थे बी.एन. राव। बी.एन. राव ये ऑफिसर थे सरकारी, जैसे अभी हमारे अधिकारी हैं उमाशंकर सिंह सर, तो सेक्रेटरी हैं, तो उसी तरह बी.एन. राव जो थे उस जमाने में अधिकारी थे, जो संवैधानिक सलाहकार बने। संवैधानिक सलाहकार, जानते हो बेटा, ये सब जो बात बता रहे हैं, अगर तुम अच्छी तरह से याद रखोगे ना, तो तुम जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी जैसी कठिन कठिन परीक्षाओं को पास करोगे और तुमको कोई नहीं रोकेगा। अभी से अगर ये समझ विकसित हो गई तो तुम निश्चित रूप से एक दिन ऑफिसर रहोगे, तुमको कोई हटा नहीं सकता है, तुम्हारी ताकत है इसमें। बी.एन. राव और थे एक एस.एन. मुखर्जी। एस.एन. मुखर्जी, एस.एन. मुखर्जी, ठीक है। तो एस.एन. मुखर्जी, अब ध्यान दीजिए, आपको संविधान सभा का मोटा मोटी 8 आदमी का नाम याद रखना है हमेशा। जवाहरलाल नेहरू 1, सरदार पटेल 2, राजेंद्र प्रसाद 3 को ऐसे याद रखिए, फिर 3 को याद रखिए। अंबेडकर 1, के.एम. मुंशी और कृष्ण स्वामी अय्यर, ये सभी मिलके क्या कर रहे थे, देश को संविधान सभा का गठन कर रहे थे कि कैसे बनेगा। अब देखिए आगे 2 अधिकारी थे, ये दोनों जो नाम लिखे हैं ये दोनों ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं। एक का नाम है बी.एन. राव, वो संवैधानिक सलाहकार है, और एक का नाम है एस.एन. मुखर्जी, ठीक है। तो इस तरह 8 लोगों ने मिलकर भारत के संविधान को गढ़ा। अब देखो, किसी को पत्थर मिल जाता है, हम ही को पत्थर दे दोगे तो हम उस पत्थर का क्या करेंगे, हम यूज नहीं कर पाएंगे। सभी को पत्थर मिल जाएगा तो नहीं, लेकिन पत्थर को कोई मूर्तिकार मूर्ति बना सकता है। कोई उस पत्थर को छेनी हथौड़ी से काट काट के नाक बना देगा, आंख बना देगा, कान बना देगा, तो कोई देवी देवता बना देगा, कोई स्वामी विवेकानंद बना देगा, कोई खुद अब अंबेडकर बना देगा, कोई गांधी बना देगा। तो कौन बनाएगा? जिसको उसका उस पत्थर को काटने आता है। देश का संविधान निर्माण का जब बात आया, शिल्पकार का बात आया, मूर्तिकार का बात आया, तो वह देश के अंबेडकर हुए। यानी कि किन बातों को लेना है, किन बातों को छोड़ना है, ये चीजें डिपेंड किया है अंबेडकर पे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं अंबेडकर ही संविधान निर्माता के जनक हैं। यानी आप उनको बोला गया प्रारूप तैयार किए, ड्राफ्ट। जब आप लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो ड्राफ्टिंग करते हैं। तो भारत में ये जो ड्राफ्ट बनाया गया कि संविधान कैसा होगा, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेन जो थे वह थे अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर। तो मुझे लगता है कि शुरुआती तौर पे अभी आप लोगों को भारतीय संविधान की समझ विकसित हो चुकी होगी, बहुत हद तक आप समझे होंगे। अगर आपको इसके बाद भी कोई तरह का डाउट है तो आप हमसे पूछेंगे और हमारे वीडियो पे आप कमेंट करके जरूर लिखेंगे, और बाद में आपको अगर अच्छा लगे तभी आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। थैंक यू।